रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रिटिकल टॉक विद फाइज़ा बुखारी में खुश आमदीद। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में अपनी पूरी टीम की जानिब से और अपनी जानिब से आप सबको रमज़ान मुबारक के महीने की मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी, और इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि यह महीना हम सब के लिए बरकतों वाला साबित हो और कोरोना जैसी वबा से हम सब की जान बहुत जल्द छूट जाए, आमीन। इसी के साथ ही हम बात करेंगे रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने के आने के साथ ही महंगाई क्यों बेकाबू हो जाती है, वो तमाम चीज़ें जो लोगों की ज़रूरत में होती हैं वो उनकी ज़रूरत से, उनकी पहुंच से बाहर क्यों नज़र आती हैं। रेट लिस्ट पर रेट कुछ और होने के बावजूद लोगों को चीज़ें क्यों महंगी मिलती हैं। सहूलत बाजार हो या फिर मार्केट कमेटियाँ हों, वो लोगों के लिए कितनी मावन और मददगार साबित होंगी। कोरोना SOPs को किस तरह से फॉलो किया जाएगा, उलमाए हजरात का किरदार किस तरह से होना चाहिए, और बिलखुसूस बात करेंगे लॉकडाउन के हवाले से कि स्मार्ट लॉकडाउन रहेगा या स्ट्रिक्टली लॉकडाउन कर दिए जाएंगे, और इनफरादी तौर के ऊपर मेरा और आप हम सबका किरदार कैसा होना चाहिए। इन तमाम चीज़ों पे बात करने के लिए आज मुझे पैनल में ज्वाइन कर रहे हैं, मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा रुकन कौमी असम्बली वहीद आलम साहब। उनके साथ हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से रिजवाना गजनफर साहिबा। अगर बात की जाती है माह सयाम की आमद के हवाले से, तो फिर पहला सवाल ये आता है कि इस माह सयाम में हम लोगों के लिए कितना रिलीफ लेकर आ रहे हैं। ये सवाल सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी रिजवाना गजनफर साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। रिजवाना साहिबा, हुकूमत की तरफ से क्या पैकेजेस का ऐलान किया जा रहा है? अगर हम बाहर की तरफ नज़र डालकर देखते हैं तो मगरबी ममालिक में स्पेशल काउंटर्स जो हैं वो लगा दिए जाते हैं इस माह सयाम के मौके पर, और चीज़ों की कीमतों में कुछ हद तक कमी भी की जाती है। तो हम पाकिस्तानी अवाम को क्या देने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फायजा, इस दफा जो है माह रमजान का, वैसे जो अभी आपने बात की कि काउंटर लगा दी जाते हैं, लेकिन बड़े मतलब मैं इसके ऊपर कहूँगी कि ये हमारे लिए बड़े अफसोस की बात है कि और मुल्कों में स्पेशली मगरबी ममालिक में जब हम देखते हैं तो ऐसे मौक़ों पर चीज़ों की कीमतें बहुत, जैसे उनका क्रिसमस आता है या कुछ आता है, लेकिन हमारे मुल्क में हमेशा से ये होता रहा है कि रमज़ान के आने से पहले चाहे फ्रूट हो चाहे कुछ हो, हर चीज की कीमतें बढ़ जाती हैं। इसमें हुकूमत को मैं इसलिए ब्लेम नहीं करूंगी, जिसकी भी हुकूमत रही हो, ये कुछ हमारे अंदर एक चीज है कि शायद बेंग मुस्लिम हम इस चीज को नहीं देखते कि एक वो महीना आ रहा है, बाबरकत महीना आ रहा है कि जिसमें हमें और ज्यादा अपने जो कहते हैं ना कि हमें और ज्यादा सही मुस्लिम बनना चाहिए और हर चीज को ज्यादा तरीके से करना चाहिए, तो हम उसके ऑपोजिट करते हैं। ये चीजों की कीमतें बढ़ जाती हैं, सब कुछ होता है, तो ये तो हमेशा से चलता आया है। अब रही हुकूमत की बात, तो देखिए हर दफा यही कोशिशें होती हैं कि जी जो कीमतें हैं वो कंट्रोल में रहें, और रमजान का नाम लेके जो जिस तरह से कीमतें बढ़ाई जाती हैं उन अशिया की जिनकी के रमजान के माह में जरूरत होती है, खासतौर पर वो चीजें नायाब हो जाती हैं, मार्केट में नजर ही नहीं आती हैं। जी वो जी जिस तरह से वो किया जाता है और उनकी कीमतें भी बढ़ा दी जाती हैं। इस दफा सबसे पहले तो हुकूमत ने ये किया है कि आपने देखा सुना, मतलब मैंने खुद मीडिया पे भी ये चलता रहा है, और हुकूमत की तरफ से यूटिलिटी स्टोर्स पे खास तौर पर जो है वो कीमतें बेतहाशा, जिसमें दालें हैं, चीनी है, घी है, आटा है, इनकी कीमत में काफी हद तक खातिर खा कमी करके इनके रेट फिक्स किए गए हैं, और जहाँ से लोगों को ये चीजें जो है वो बहुत कम रेट में आ रही हैं। और ये दाम अब नहीं बल्कि 4-5 मेरा ख्याल हफ्ता पहले से उनकी प्राइस फिक्स कर दी गई हैं कि इस रेट पर कीमतें जो है वो जो चीजें जो है वो आवाम को दस्तयाब होंगी। उसके बाद ये है कि जाहिर है उसके लिए प्लानिंग की गई है कि जो ऐसी टीमें कि जो जाके मार्केट का सर्वे करें, मार्केट में सर्च करें, बिकॉज हुकूमत अगर प्राइस रखती भी है तो जो हमारा मार्केट के अंदर बिल्कुल वो चीजें उन दामों पे वो इंतजाम होता ही नहीं है, बिल्कुल अवेलेबल ही नहीं होती हैं जी। वो वहां पे जाके जो है कि मतलब वहां पे वो अपनी मर्जी की प्राइस रेट, आपने भी देखा होगा कि रेट लिस्ट उनकी दुकान पे लगी होती है, लेकिन कीमतें उनकी रेट लिस्ट में मुख्तलिफ होती हैं। मुख्तलिफ होती है। उसमें मैं कहूंगी कि थोड़ा सा हमारे अवाम में भी अगर एक वो कहते हैं ना कि इकट्ठे होकर ये बात करें या उसके ऊपर प्रोटेस्ट करें या आप एक उसकी वीडियो बनाएं या कुछ करें, मैं तो सबको कहूंगी कि जो सुन रहे हैं कि हर वो दुकानदार जो उस चीज से बढ़ के चीज बेच रहा है उसके साथ पहली बात तो आप उसे कहें, अगर कह नहीं सकते तो आप वीडियो बनाए वो करें, वो भेजें, ताकि अब ऐसे उन्होंने पोर्टल भी बनाए हैं कि जिसके ऊपर ये शिकायत की जाए। तो साहिबा मैं इस पोर्टल वाले पॉइंट के पास आपके पास फिर दोबारा से आऊंगी, वहीद आलम साहब की तरफ बढ़ती हूँ, उनसे पूछना चाहूंगी। वहीद आलम साहब, बीइंग अ मुस्लिम,
अगर देखा जाए तो हमारा दीन ये कहता है कि इस खुसूसी महीने में हमें उस अपने दस्तरख्वान से चीज़ें उठा के दूसरे के दस्तरख्वान पे प्रोवाइड करनी चाहिए, वो चीज़ें जो एक आम आदमी की दस्तरस में नहीं होती हैं। लेकिन यहाँ पर चीज़ें जो है वो इसके बिल्कुल बरक्स होती हैं। हम ये कोशिश करते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ हमारे दस्तरख्वान की हद तक चीज़ें महदूद रहें, ख्वाह वो कुर्बानी की ईद हो या वो माह सयाम हो। आप क्या समझते हैं कि ये जो कीमतों के दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है और इन पे कंट्रोल नहीं रहता है, रेट लिस्ट पे रेट कुछ और होने के बावजूद चीज़ें जो है वो किसी और दामों फरोख्त की जा रही होती हैं, तो इन तमाम चीज़ों को आप किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं क्योंकि माह सयाम सिर्फ एक दिन की दूरी पर है, तमाम मुसलमानों को, तमाम पाकिस्तानी बहनों भाइयों को माह सयाम के माह की मुबारकबाद पेश करता हूँ और रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि या अल्लाह इस रमज़ान के मुबारक महीने की इसकी बरक़ात की सदक़े में इस मुल्क से ये जो वबा इसमें फैली है कोरोना की, उससे इसको निजात दिला दे, ताकि लोग पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनकी परेशानियों में कमी वाक़या हो जाए। अब आते हैं बात दूसरी तरफ। ये बात यकीनन दुरुस्त है कि हमारे यहाँ ना इसकी बहुत ज़्यादा कमी है कि लोग इस बात को समझे, उस स्पिरिट को समझे कि माह रमज़ान में चीज़ों को सस्ता किया जाए, लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें किया जाएं। हुकूमतें तो कोशिश करती हैं, लेकिन जो हमारे जो दुकानदार हैं, जो स्टॉकिस्ट हैं, जो सप्लायर्स हैं, वो कुछ थोड़ी सी उनकी किरदार साजी की ज़रूरत है। इसके लिए ना, क्योंकि ये किरदार साजी ही से मामला सीधा हो सकता है कि बजाय इसके कि हम इस माह में अपनी ख्वाहिशात को, अपनी कीमतों को कम रखें, हम उसको बढ़ा देते हैं, ये समझते हुए कि हर आदमी की ज़रूरत है, उसने लेना है, माह सयाम है, उसे पकौड़ियाँ भी बनानी है, उसे सब कुछ करना है और हम उनकी कीमतें बढ़ा दें, ये इनकी मजबूरी। और ये इस्लाम की रूह के मुनाफी है कि आप किसी की बात से, किसी की मजबूरी से फ़ायदा उठाकर गैर ज़रूरी मुनाफा जो है आप उसको लोगों से वसूल करना शुरू कर दें, ये उसके रूह के मुनाफी है। ये लोगों को नहीं करना चाहिए। लोगों को सोचना चाहिए कि हमें लोगों को सहूलत जो है वो देनी चाहिए। अब आते हैं जो हुकूमतें होती हैं, हुकूमतों का ये काम है, कोई भी हो उसका काम है लोगों की फलाह व बहबूद के लिए काम करना और रोज़मर्रा की अशिया कम से कम कीमत पर उनको मुहैया करना, ताकि वो अपना जिंदगी, अपने जो आयाम है ये वो आसानी से उनमें गुजर बसर कर सकें। पहले भी हम हमारे दौरे हुकूमत में भी ये बाजार लगते रहे हैं, हम करते रहे हैं, कोशिश करते रहे हैं। उसमें हमने तो बड़ी कोशिश की और हम समझते थे कि हम बड़े कामयाब हैं, लेकिन इमरान खान साहब जब आए तो इन्होंने उस पर बहुत ज्यादा तनकीद की कि ये क्या बाजार लगा दिए हैं, इस मुल्क में इस तरह होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए, ये बाजार जो है ये करप्शन का गढ़ है, ये है फला, यानी इन्होंने इतनी तनकीद की और आज खुद वही काम कर रहे हैं और फिर वो करते जा रहे हैं, खुद ही उन पर इल्जाम भी लगाते जा रहे हैं, उनको निकालते भी जा रहे हैं। तो मैं तो इसे ये कहता हूं कि देखें, कोई काम करने के लिए ना जब अकल मारी जाती है ना, उसके लिए अकल की जरूरत होती है नकल के लिए। वो इनके पास क्योंकि सलाहियतें मौजूद नहीं है, इनके पास जो लोग हैं इस किस्म की, और वही गलती जो हम भी करते थे ये भी वही गलती कर रहे हैं, हालांकि ये गलतियां सुधारने के लिए आए थे, कोई गलती इनसे नहीं सुधर सकी। यानी बाजारों में सिर्फ वो उस आदमी को रिलीफ मिलेगा अगर मिलता है, अभी तक तो कोई रिलीफ नहीं है। इन्होंने कहा था कि जी आटा बाजारों में होगा, कल कोई नहीं था, कल पहला दिन था इनका, कहीं पर कोई चीज अवेलेबल नहीं थी। चीनी का कहा कि 85 रुपए होगी, कहीं पर अवेलेबल नहीं, कायदा ऑर्डर कर दिया, यही शिकायत मिली नहीं, बल्कि लोगों ने मिली नहीं। ताजरों को ये प्रॉब्लम है, वो कहते हैं, मैंने मार्केट कमेटी खुद विजिट की, अकबरी मंडी में गई, वहां ताजरों का ये कहना था कि जो चीज हमने खुद 95 रुपए या 96 रुपए के हिसाब से खरीदी है, हम उसे कैसे 85 रुपए पे बेच सकते हैं। वही करना जी कि कंट्रोल नहीं है, ये जो अथॉरिटी नहीं है इस हुकूमत की कि वो उनसे मनवा सके इस किस्म की। अच्छा, फिर दूसरी बात यह है कि बाजार में जो जाएगा, अगर कहीं कोई सस्ती चीज है, ये जो यूटिलिटी स्टोर पर कह रहे हैं कि भाई इतनी सस्ती होगी, इतनी सस्ती होगी, वो आने दिनों में पता चल जाएगा कि वहां क्या है। लेकिन उन्होंने तो अभी लिख कर लगा दिया कि हमारे पास आटा नहीं है, कोई और बात करें हमारे साथ, तो वो उसको मिलेगी जो वहां लेने जाएगा
और वो जो किलो खरीदेगा, जो 2 किलो खरीदेगा, जो 3 किलो खरीदेगा, मैं कहता हूं कि ये अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, पूरे पाकिस्तान में होना चाहिए, हर गली मोहल्ले में होना चाहिए। वो लोग कहां जाएंगे जो रोजाना की बुनियाद पर 2 किलो आटा लेते हैं, जो 10 रुपए की मिर्चें लेकर, 1 रुपए का नमक लेकर, 20 रुपए का घी लेकर वो करते हैं। उन्हें तो इसमें से कोई सहूलत जो है वो मैसर नहीं होगी। ऐसे इंतजाम करने चाहिए कि लोगों को, आम लोगों को हर जगह पर रिलीफ जो है वो मिल जाए। रिजवाना साहिबा, अभी आपने जहां पे अपनी गुफ्तगू को छोड़ा था, पहले इस पॉइंट पर आते हैं। आपने कहा कि जी यहाँ पे शिकायतों के जो पोर्टल बने हुए हैं, आप किसी भी कंप्लेन सेल पे जाके अपनी कंप्लेन करवा सकते हैं। एक सवाल का जवाब मुझे दीजिएगा कि एक आम आदमी जिसे कंप्लेन सेल का नहीं मालूम है, वो कैसे कंप्लेन करेगा? और इस बात ही का यकीन दहानी है कि एक आदमी के साथ ज्यादती होती है, ये एक आम आदमी को उस रेट पे चीज नहीं मिल रही है कि जिस रेट का उससे वादा किया गया, जैसे कि आटा है, चीनी है, वही आलम साहब ने कह दिया कि आटा तो नहीं मिल रहा। तो वे एक आम आदमी की इस बात कब तक सुनी जाएगी? प्राइम मिनिस्टर या उसके बाकी जो दीगर अमला है वो उस पर कैसे एक्शन लेंगे? देखिए फाजा, ये तो मैं आपको, जैसे मैंने पहले कहा कि ये तो एक हमारा अलमिया है हमारे लोगों का, कि अगर रिलीफ मिलता है, फिक्सेशन हो जाती है, तो लोगों में जो एक क्या कहते हैं ना कि वो खुद इतने करप्ट हो गए हैं या उनमें इतनी वो आ गई है कि वो ये नहीं सोचते। अब देखिए, हुकूमत ने अब 7.8 बिलियन का जो है वो रिलीफ पैकेज दिया, जो रमजान रिलीफ पैकेज है, ठीक है। अब उसमें हर किसी को ये कहा गया है, हाँ अब कंट्रोल बिल्कुल है कि जो टीमें बनाई गई हैं वो जाएं हर जगह, लेकिन जाहिर है फिर भी कहीं ना कहीं ऐसे वाकयात हो जाते हैं कि जहाँ ऐसे हैं लोग नहीं पहुंच पाते। जाहिर है इतना लोगों को इतनी लंबी लंबी लाइनों में खड़ा कर दिया जाता है कि एक बंदा अगर लाइन में खड़ा होगा, रिजवाना साहिबा, उसकी तो हिम्मत वैसे ही खत्म। देखिए, मैं वही बात कर रही हूँ ना कि अब जो हुकूमत का बस यही था कि जिस तरह जो रिलीफ पैकेज जो एक दिया गया है, और उसके अलावा जो रमजान में हमने 10 to 15% की सब्सिडी दी गई है, उसके अलावा जो दूसरी दुकानें हैं जो यूटिलिटी स्टोर्स के अलावा बात कर रही हूँ, तो अब उनके लिए यही है कि ऐसी टीमों की तश्कील दी गई है कि वो वहां पे जाएं, छापे मारें, देखें लोग क्यों ऐसे कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। हाँ, कुछ आप जानती हैं फायदा, जैसे अभी इन्होंने भी कहा कि ये हमेशा से होता आया है, मतलब हर हुकूमत इस चीज की शिकार रही है कि जब रमजान आते हैं तो मनमानी। तो फिर रिजवाना साहिबा, यहाँ पे सवाल ये बनता है कि हर हुकूमत अगर इस प्रॉब्लम को फेस करती रही है तो फिर इन तमाम चीजों का हल क्यों नहीं निकाला गया? नहीं फायदा, इनका हल है, किसी हद तक इसके ऊपर काबू जरूर पाया जाता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं ऐसी जगह होती हैं कि जहाँ पे इस तरह से ये चीजें चल रही होती हैं। एक तरफ से पकड़ो तो दूसरी तरफ वाली बात है कि जी जहाँ आपकी टीम नहीं पहुंच सकी, ये कुछ हमारा इखलाकी फरीजा भी तो होता है ना, बहैसियत कौम, बहैसियत अवाम भी तो हमारी कुछ जिम्मेदारियां होती है ना, कि हमें अपने अंदर भी दुरुस्तगी लानी चाहिए, हमें अपने अंदर भी ये चीज खुद से लानी चाहिए। ठीक, ऐसा कौम तो हमें जो अपना किरदार अदा करना चाहिए रिजवाना साहिबा, वो शायद हमें करना चाहिए और हमें करना भी पड़ेगा। लेकिन सवाल यहाँ पर ये बनता है कि माह सयाम में क्या आटा जो है वो सबको दस्तयाब होगा? क्या चीनी 85 रुपए किलो ही मिलेगी? उसके लिए मैंने आपको जिस तरह बताया कि अभी जिस तरह हुकूमत ने दिया है 7.8 बिलियन का पैकेज भी दिया है, उसके अलावा वो उस चीज को यकीनी बना रही है कि चीनी जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, जरूरियात हैं, जैसे चीनी है, आटा है, कि ये कम से कम ये इनकी कमी बेशी ना हो, चाहे उसके लिए हमें बाहर से मंगवानी पड़े या जो भी करना पड़े। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम आवाम को नहीं मायूस करेंगे, और खास तौर पे माह रमजान में और जो है हमें उनको हर तरह से प्रोवाइड करेंगे। तो रिजवाना साहिबा, उस माफिया का क्या करेंगे, उन लोगों का क्या करेंगे? मैंने खुद अकबरी मंडी विजिट की, जहाँ लोगों का ये कहना था कि एक चीज हमने खरीदी ही 95 रुपए पर है, हम उसे 85 रुपए पे कैसे सेल कर सकते हैं? ताजा बरादरी का कहना है। हाँ, ताजर बरादरी ने ही ये सारे मसले क्रिएट किए हुए हैं कि वो लोग जो आप देखेंगे जो चीनी माफिया, शुगर माफिया, वो अब से नहीं, वो बरस से 70 की दहाई से जो है वो पाकिस्तान में ये सिलसिले चलते आए हैं। और अब जबकि हुकूमत ने एक्शन लिया है तो जाहिर है वो उन्होंने उसके खिलाफ जो है वो चीनी की जो है वो रोक ली है। अब ये जो सट्टा बाजार और ये जो चल रहा है, जो जखीरा अंदोजी चल रही है, वो जाहिर सी बात है उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है, तो वो उसके मुकाबले में रिएक्ट करके जो मसनूई किल्लत है वो पैदा की जा रही है, जिसके साथ नंबर आजमा है हुकूमत। और उसके लिए लेकिन हाँ, मैं अप्रिशिएट करूंगी कि किसी हुकूमत में ये नहीं हुआ कि जिस तरह हर चीज
सारे उनके जो भी चीजें थी वो आवाम के सामने लाई गई हैं, जिसने जो भी किया। तो कम से कम अगर इसका हल निकल जाता है तो आने वाले सालों में कम से कम हमारा ठीक हो गया। आपका पॉइंट मेरे पास है वहीद आलम साहब, ये चीजें किस तरह छुटकारा पालेंगे हम, ये कैसे मुमकिन है वहीद आलम साहब के एक तरफ आप ये कहते हैं कि जी इस वक्त पूरा एक माफिया जो है वो जखीरा अंदोजी कर रहा है, एक आदमी का ये कहना है कि जो कि मेरी कैपेसिटी जो है मैंने एक ट्रक मंगवाना है तो एक ट्रक में 300 बैग आते हैं, कम से कम की बात की जा रही है। तो 300 बैग जैसे ही अभी मैं लाकर अनलोड करता हूं तो फौरी तौर पर छापा डाल के कह दिया जाता है कि मैंने जखीरा अंदोजी की है। दूसरी बात है कि आपने पहले ताजर बिरादरी को खुद 95-96 रुपए के हिसाब से एक चीज बेची, अब आप उसे बाय ऑर्डर कैसे 85 रुपए के ऊपर सेल करवा सकते हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। ये सारी बातें इसीलिए हैं कि इस हुकूमत के पास अहलियत नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, जब तक चीनी का जो स्टेक होल्डर है उसके साथ बैठकर आप तय नहीं करेंगे वो मामला दुरुस्त नहीं होंगे। इसी तरह जो गंदम का स्टेक होल्डर है उसके साथ बैठकर तय नहीं करेंगे तो मामला तय नहीं होंगे। आप अदालत में बैठकर या घर में बैठकर ये मामला करेंगे तो फिर कोई नहीं मानेगा, ना होगा, क्योंकि हकायक नहीं है। हकायक वो होते हैं जो स्टेक होल्डर खुद है उसके साथ बात कर आगे चला जाए, उसके बगैर नहीं होगा। अच्छा फिर देखे ना कितनी अफसोस की बात है, ये फिर वो माफिया की बात कर रहे हैं, उस माफिया की बात कर रहे हैं। सारे माफिया इनके इमरान खान के इर्द गिर्द है, ना वो किसी को पकड़ रहे हैं। हम कह देते हैं इसने भी कर दिया, इसने भी कर दिया, इसको भी पकड़ लो, फिर वही के वही वो सारे लोग वो है फिरने। और ये कैसी हुकूमत है, ये कैसी हुकूमत है जो ये कह कर आई थी कि हम गंदम सस्ती देंगे, हम चीनी सस्ती देंगे, हम पेट्रोल सस्ता देंगे। यानी 70 साल में तो गंदम जो थी वो 35 रुपए किलो तक पहुंची और इनके 2.5 साल में वो 80 रुपए किलो तक पहुंच गई। चीनी वो 70 साल में 53 तक पहुंची और इनके 2.5 साल में वो 110 रुपए तक पहुंच गई। और फिर सबसे बड़ी देखें, ये बदकिस्मती है कि ये कहे कि हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। मुल्क में गंदम हमारी अपनी हो, चीनी हमारी अपनी हो, ज़रूरी मुल्क हो, और फिर हम इम्पोर्ट करते रहे। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये इनकी नाअहली है सारी। रिजवाना साहिबा, नाअहली आपकी है या सिस्टम की है या चीजें आपके कंट्रोल से बाहर हो चुकी हुई हैं? नहीं, देखिए दो बात। गंदम की जहाँ तक बात है, आपको पता है कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से ये एक रिपोर्ट जो इससे पहले भी आई है कि पिछले 2 सालों में जो गंदम की रेट कम हुई है उसकी वजह ये थी कि बेमौसम बारिशों की वजह से हमारी तकरीबन 40% आपने एक्सपोर्ट क्यों की? अच्छा, दूसरी बात देखें, चीनी की बात की ये बात कर रहे हैं कि माफिया साथ है, माफिया साथ है। आप देखेंगे जिससे हमारी हुकूमत आई है, चलिए चाहे हमारा सिटिंग मिनिस्टर अलीम खान हो, चाहे जो भी हो, अब आप देखें कि जिस तरह से जहांगीर तरीन जो हमारी पार्टी का एक बहुत अहम हिस्सा थे, उनको उनके हिस्सा थे क्या मतलब कि वो पार्टी से जा चुके? हाँ देखें जी, सॉरी आपने क्या हिस्सा थे? हमारी पार्टी का एक बहुत अहम हिस्सा थे जहांगीर तरीन साहब, पार्टी छोड़ के जा चुके? देखें नहीं, वो हिस्सा है जब उनकी उससे पहले नाअहली का आया था कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। मैं उस हवाले से बात कर रही हूँ कि जाहिर है वो फिर पार्टी के जनरल सेक्रेटरी नहीं रहे। तो अब हमने उनकी, चाहे हम बराबर यानी कि एक ही लेवल पे हम एहतसाब कर रहे हैं, बल्कि अब हमें हंसी आती है कि जब मैं मीडिया देखती हूँ तो अब वही लोग जो 24 घंटे जहांगीर तरीन के ताने देते थे, तो अब हो रहा है कि जी उनसे सबकी हमदर्दियां, चाहे नून लीग हो चाहे पीपल्स पार्टी हो, अब वो कह रहे हैं कि उनके साथ ज्यादती हो रही है। रिजवाना साहिबा, ये गुफ्तगू किसी और तरफ चली जाएगी। सिर्फ सवाल यहाँ पर ये बनता है, सहूलत बाजार हो, मार्केट कमेटियां हो, वो लोगों की रिलीफ के लिए बनाई जाती हैं। फिर ऐसा क्या होता है कि इमरान खान साहब को मार्केट कमेटियों में करप्शन नजर आती है, फौरी तौर पर कमेटियां खत्म कर दी जाती हैं, सहूलत बाजार लगा दिए जाएंगे, लेकिन सहूलत बाजारों में वो तमाम चीजें, वो तमाम सहूलियात आवाम तक पहुंचाई जाएंगी उसी प्राइस के ऊपर कि जिसका वादा प्राइम मिनिस्टर अपने खिताब में करते हैं। देखिए बाज़ औक़ात कमेटियां, आपको भी पता है कि जब कमेटियां बनती हैं तो बाज़ औक़ात किस तरह की उसमें भी कितने मसले मसाइल पैदा होते हैं। ऊपर देखिए खजाना है, 3 बदल गए हैं, आईजी बदल गए हैं, पता नहीं क्या होगा, समझ ही नहीं आती। बिल्कुल सहूलत बाजार लगेंगे तो वहाँ भी वो चीजें, अगर जाहिर अवाम की सहूलत के लिए इंशाल्लाह जो है वो उनकी प्राइस पे कंट्रोल रखा जाएगा और सब्सिडी दी जाएगी अवाम को, ऐसा नहीं है।
रही बात कि आपने जैसे शुगर माफिया की आप बात कर रही थी कि देखिए, जब आप इससे पहले किसी भी हुकूमत ने इन सब चीजों को नहीं हाथ ही नहीं लगाया, और उसका रीजन एक ये था कि पीपल्स सबसे ज्यादा शुगर मिले नून लीग और पीपल्स पार्टी की है, तो जाहिर है उन्होंने इस चीज को कभी छेड़ा ही नहीं। अब छेड़ा है तो जाहिर है उसका रिएक्शन बहुत बुरा आ रहा है। रोजाना साहिबा, प्रॉब्लम ये है कि उस रिएक्शन की जद में आवाम आती है, उस रिएक्शन की जद में आप लोग नहीं आते हैं, उस रिएक्शन की जद में एक आम आदमी आता है कि जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कंसर्न होता है कि उसने अपने दिहाड़ी के पैसों में से अपने घर का चूल्हा भी चलाना है, अपने बेटे को अद्वियात भी दिलानी है, उसके स्कूल की फीस भी देनी है और घर में खर्च भी डालना है। मुझे ये बताइए उस आम आदमी का क्या कसूर है? बिल्कुल, मैं बिल्कुल मानती हूँ, लेकिन फिर आप क्या कहती हैं कि छोड़ दें, फिर इसी तरह बैठ जाएं? साहिबा, तो यहाँ पर एक सवाल तो और भी आ जाता है, जिन लोगों की करप्शन की बातें आप किया करते थे, फिर आप कहते हैं एनआरओ नहीं देंगे, लेकिन आप उन लोगों को फुल बायर भेज देते हैं, वो पैसा अभी तक वापस नहीं आया। मियाँ साहब तो लंदन में बैठे हैं, वो पैसा नहीं आया। जरदारी साहब कराची में मुकीम है, पैसा नहीं आया। पीडीएम जो है वो फिर तरह से काम कर रही है, पैसा नहीं आया। वो पैसा कहाँ गया? 2.5 साल हो चुके, कलमदान रोजाना तब्दील होते हैं, एक ही बंदे को मुख्तलिफ वजारतों के अंदर आजमाया जाता है, फिर दोबारा से कलमदान चेंज कर लिए जाते हैं। तो क्या सिर्फ इसी बात पे आप हुकूमत करेंगे? नहीं, बिल्कुल। देखिए मेरी बात सुने, अगर मियाँ साहब बाहर गए, जब मियाँ साहब जा रहे थे तो हमारी तरफ से यही था कि जी बॉन्ड भरवा के जाएं, लेकिन अदालत ने जो है वो उसको नहीं किया। हमारा अदालती सिस्टम भी आप देख लें कि जिस तरह से बहुत सारी चीजें उसकी वजह से। ये आम आदमी को कैसे समझाएंगी रुसाना साहिबा, जिसके सामने इमरान खान कंटेनर के ऊपर तकारीर किया करते थे, उसे एक आम आदमी को कैसे बताएंगी जिसे इमरान खान कहा करते थे 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, और उसके साथ में ये भी कहा करते थे तुम्हारा लूटा हुआ पैसा वापस आएगा, अगर डॉलर की कीमत बढ़ती है तो इसका मतलब है कि मुल्क के ऊपर 1 अरब के कर्जे का इजाफा होता है। उसे एक आम आदमी को आप कैसे बताएंगी कि अदालत ने ये फैसला किया? 8 माह में फायदा डॉलर 13 से 14 रुपए आ गया है, तो वो किस वजह से आया है कि अगर हमारे। आप मेरे पॉइंट को पिक ही नहीं करी। दरअसल बात ये है, मैं सिर्फ एक आम आदमी का सवाल पूछ रही हूँ कि एक आम आदमी को रिलीफ नहीं मिल रही है। कोरोना जो है उसमें तेजी आ चुकी हुई है, स्मार्ट लॉकडाउन लग रहे हैं, प्रॉपर लॉकडाउन भी लग सकता है। एक आम आदमी के लिए क्या प्रोवाइड कर रहे हैं आप उसको, ये बताइए सिर्फ मुझे। माह सयाम बिल्कुल करीब आ चुका। बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आपने पूरी दुनिया में इस चीज की पजीराई हुई है कि जिस तरह इस प्रोग्राम के थ्रू हमने आम आदमी को रिलीफ दिया, और हमने जो स्मार्ट लॉकडाउन की हमारी पॉलिसी थी, जिसकी सारी दुनिया में आज भी तारीफ होती है कि जिस तरह से कोरोना को हमारी हुकूमत ने कंट्रोल किया, गरीबों को जिस शफाफियत के साथ एहसास प्रोग्राम के जरिए उनको हमने रिलीफ देने की कोशिश की, और अभी भी यही है कि जो खान साहब ने जो प्रोग्राम शुरू किए हैं गरीबों के लिए, ताकि वो कोई भी भूखा ना रहे। दूसरी बात ये कि आपने कहा नौकरियों की बात है, तो मुझे ये बताएं कि जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री आज खड़ी की जा रही है, वो उसका मकसद यही है कि एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़ी 40 इंडस्ट्रीज जो है वो जब चलेंगी, जब घर बनेंगे, तो लोगों को नौकरियां भी मिलेंगी, हर तरह की नौकरी भी प्रोवाइड होगी। और ये जो मंसूबा है उसकी वजह यही है कि आज हमारे सीमेंट की प्राइस देखिए, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री देखिए, हमारी पावर लूम जो हम इनके दौर में बंद पड़ी थी, आज फैसलाबाद हो, गुजरावाला हो, वहाँ जिस तरह से ये चीजें चल रही है, एक्सपोर्ट में बढ़ाई जा रही है, इसी वजह से डॉलर की कीमत जो है वो नीचे आ रही है। लेकिन डॉलर की वैसे मार्केट पे असर नहीं पड़ा। रिजवाना साहिबा, वहीद आलम साहब की तरफ बढ़ना चाहूंगी। वहीद आलम साहब, डॉलर की कीमत बढ़ जाए तो मुल्क पे कर्जा आता है, कीमत कम हो जाए तो भी एक आम आदमी को उसी प्राइस कंट्रोल के जद में आना पड़ता है जिस प्राइस कंट्रोल का वादा किया जाता है। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर डॉलर इस वक्त थोड़ा सा नीचे आया तो उसमें इनकी हुकूमत की कौन सी कारकर्दगी है? वो तो ये है कि इंडस्ट्री बढ़ गई हो, वहां से फॉरेन एक्सचेंज आ रहा हो, फिर कोई बात बने। इंडस्ट्री वहीं की वहीं है, ना एक्सपोर्ट बढ़ी है ना कुछ हुआ है। डॉलर तो इसलिए थोड़ा सा कम हो गया, खरीदार कोई नहीं है, क्योंकि मुल्क से कोई एक्टिविटी नहीं है। आप कोई बाहर नहीं जा रहा, कुछ लेने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए उसकी कीमत कम हो गई है। बाहर दरअसल कुछ भी हो, मैं कहता हूं डॉलर कम हो, डॉलर ज्यादा हो, लोगों का तो कंसर्न सिर्फ ये है, किसी आदमी को इस बात से कोई कंसर्न नहीं कि नवाज शरीफ पैसे ले गया कि नहीं ले गया, तरीन ले गया कि नहीं ले गया। लोगों को तो रिलीफ मिलना चाहिए। रोजाना की बुनियाद पर जो इनकी अशिया चाहिए, उन्हें इनकी जिंदगी है वो आसानी चाहिए। उन्हें ये चाहिए कि मेरे बच्चों की फीसें मुझे मिलती रहे, उन्हें ये चाहिए कि मेरे घर का खर्चा जो है वो चलता रहे, मेरे बिजली की जो बिल हैं मैं उनको अदा करता रहूं। लेकिन इनके दौरे हुकूमत में ये सारी चीजें नापैद हो गई हैं। वो सारा दिन ये सोचता रहता है कि अगर मैं घर का खर्चा चलाऊंगा तो मैं मकान का किराया कहां से दूंगा, मकान का किराया दूंगा तो बिजली का बिल कहां से दूंगा, बिजली का बिल दूंगा तो मैं बच्चों की स्कूल की फीसें कहां से दूंगा। इस हद तक लोग
इस वक्त तंग हैं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। आप बाजार में जाकर लोगों से सवाल करें, लोग आपको बताएंगे कि इस वक्त किस पोजीशन में। यही प्रॉब्लम आ चुकी है कि स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाते हैं या कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ जाते हैं तो एक आम आदमी को रिलीफ कैसे मिलेगा, और बिलखुसूस एक खास महीने के अंदर तो लोगों के ऊपर रिलीफ होना चाहिए इस एक खास महीने में। देखिए मेरी बात सुने, जो जहां तक देखे अब ये कोरोना की जो बात कर रहे हैं, ये कि मैं अभी मेरी बहन कह रही थी कि हमें दुनिया ने सराहा, ये किया, वो सब दिखावा था, मीडिया ने आपने चढ़ा कर देख दिया। अगर वो बात होती तो आज ये हाल ना होता जो इस वक्त हो रहा है। और इस वक्त पूरी दुनिया जो है अपने अवाम को वैक्सीन खरीद कर मुहैया कर रही है, और पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसने अभी तक सिर्फ मांगे तांगे की जो उधार में या खैरात में मिलती है वो दी है, और पूरे मुल्क में 0.2% लोगों को, जबकि भूटान जैसा मुल्क जो है वो 27% लोगों को, चले बरतानिया को तो छोड़ दे, वो तरक्की याफ्ता मुल्क है यानी, और बांग्लादेश को देख लें, उन्होंने अपने लोगों को 15% 10% वैक्सीन लगा दी है। इस मुल्क में अभी तो 0.2% लगी है, और कोई उसका लोगों का पुरसाने हाल नहीं है, कोई कुछ देख नहीं रहा। और SOPs पर जहां पर अमल की दरामद है, ये हुकूमत कह तो रही है, लेकिन लोग, सवाल ये उठता है कि लोग इस बात को सीरियस क्यों नहीं ले रहे। बिल्कुल, यानी हम लोगों को दे रहे सीरियस क्यों नहीं ले रहे, इसकी कोई तो वजूहात होंगी ना। इसकी वजूहात वही है कि यही इमरान खान साहब कहते थे ये हम नजला जुकाम है, इसको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ये हम बीमारी है, इसको कोरोना हुआ, फलवी को कोरोना हुआ, वो देखा शेख को कोरोना हो गया, हर बंदे को कोरोना हो रहा है। वो सुने, वो तो उन्होंने एक और ब्लंडर हो गया। ब्लंडर से मुराद ये है कि उधर उन्होंने वैक्सीन लगवाई, उधर ये खबर आ गई कि उनको कोरोना हो गया है। अब लोगों का एतबार उससे भी उठ गया, और फिर डॉक्टर साहब आ गए, डॉक्टर साहब ने कहा कि ये वैक्सीन लगाने से कोरोना खत्म नहीं होता, कोरोना तो फिर भी होगा। बाबा इसमें भी इन्हें कोई कॉन्टिन्यूटी रखनी चाहिए थी, बताना चाहिए था कौम को कि ये इस तरह इसको वो नहीं करना चाहिए था कि गैर यकीनी सूरत हाल जो है वो पैदा हो जाए और लोग इसमें मायूस हो जाएं। लोग इन बातों से बहुत मायूस हैं कि वैक्सीन लगाने के बाद भी अगर यही होना है तो कम से कम लोगों को ज़हनी तौर पर मुतमिन करना जो है वो भी बहुत जरूरी होता है, इसको भी साथ ले लेकर चलना चाहिए। ठीक हो गया। अगर हम लोगों को इस तरह से कहते हैं कि ज़हनी तौर पर प्रिपेयर करना होगा, तो रिजवाना साहिबा मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि लोगों के अंदर SOPs कैसे आएंगे, क्योंकि जब हम देखते हैं कोई आप लोगों की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है तो उसके अंदर SOPs का जो है ना वो मलहूज़े खातिर उसको नहीं रखा जाता, उस पर अमल दरामद होता हुआ नजर नहीं आता है। तो फिर एक आम आदमी यही जस्टर लेता है कि कोरोना जो है वो इतना सीरियस नहीं है, इसीलिए लोग SOPs को फॉलो करते हुए नजर नहीं आते। क्या कहेंगी इस हवाले से आप? फायदा, पहली बात तो मैं इसको बिल्कुल निगेट करूंगी कि दिस इज टोटली रॉन्ग जो आप कह रही हैं। आप देख लें मीडिया के ऊपर हर जगह जो है वो ये लगा के आते हैं। उसके बाद में ये बात, चले दूर नहीं जाते, फिर दो साहिबा की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देख लीजिए, प्राइम मिनिस्टर ने जो दौरा किया उस दौरे को देख लीजिए। अब जैसे आप असद उमर को देखती हैं वो मास्क, आप मुझे इतना बता दें कि मास्क पहनना जरूरी है कि नहीं है? बिल्कुल है जी। अगर जरूरी है तो फिर वो क्या ऐसी जरूरत पेश आ जाती है कि आपको मास्क उतार के ही कैमरे के सामने बात करनी पड़े? सुने, कुछ लोग बोल पाते हैं, कुछ लोग नहीं बोल पाते। फिर आप इतना मार्जिन ना देना। फिर आपने एक तरफ से ये मार्जिन दे दी, दूसरी तरफ से आपने पंजाब में एक कानून पास कर दिया जो मास्क नहीं पहनेगा उसको सजा होगी और उसको हम उठा के अंदर कर देंगे। तो फिर बहुत सारे लोग यहाँ पर भी ऐसे हैं कि जो मास्क लगा कर ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। मेरी बात सुने, अगर एक मिनिस्टर बैठा हुआ है और क्राउड काफी दूर बैठा हुआ है और उसके डिस्टेंस है और अगर वो मास्क उतार के थोड़ी देर के लिए बात कर लेता है तो वो, मैं उसकी बात कर रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि आप मास्क पहन के वो इधर उधर घूम रही हैं। अगर बात करते हुए वो मास्क हटा लेते हैं, वो चाहे ऑपोजिशन के लोग हों चाहे वो कुछ हो, इनके जलसों में देखे ना, अभी भी इनके मीटिंग्स में आप देखे कि ये क्या कर रहे होते हैं। किसी ने मास्क नहीं पहना होता, ये जुड़ के खड़े होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं। फिर दूसरी बात ये है कि वहीद साहब ने जो है ना कि मतलब वो जैसे कहते हैं ना कि हुकूमत की दुश्मनी में इतनी गलत बयानी कर गए हैं कि जी वो जो दुनिया तारीफ कर रही है वो भी सारा ढोंग था, वो भी सारा फ्रॉड था। देखिए उनको बताएं कि आजकल सोशल मीडिया और ये चीजें इतनी स्ट्रांग हैं कि पिछली हुकूमतों में जब ये थे और ये जो भी करते थे कि वो मतलब चीजें कर ली हुई कुछ नहीं और बता दिया, तो इनके दौर में वो चीजें चल जाती थी। लेकिन हम जिस दौर में हमारी हुकूमत है उसमें इसलिए नहीं चलती कि आप सोशल मीडिया और बाकी चीजें इतनी स्ट्रांग हैं कि अगर आप जरा सा भी कुछ करें तो फौरन खबर आ जाती है। तो कम अज कम अगर आपके मुल्क में चाहे
कोई अच्छी चीज की है जिसकी तारीफ हो रही है। अगर आपने जिस तरह, क्योंकि हमारे हमसाया मुल्क में जो हालात हुए कोरोना के, तो जितने लोग मारे गए और जिस तरह से था, अगर आपके मुल्क में उसको अच्छी तरह डील किया गया है तो कम से कम इतना आपके अंदर ज़र्फ होना चाहिए कि उसको अप्रिशिएट कर ले, उसको निगेट मत करें। दूसरी बात ये आ जाती है कि अब आपने बात की कि जी जैसे आप कह रही है ना कि परसेंटेज की बात कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि कोरोना के दिनों में जिस तरह से कैंपेन चलाई गई है टीवी पे, हर जगह हर तरफ लोगों को ये कहा जाता है कि मास्क पहने। अब तंग आके यह हुआ है कि जुर्माने हो रहे हैं, उनको यहाँ तक किया गया है कि जी आपको पकड़ के जेल में डाल देंगे। तो इससे ज्यादा मुझे बताएं हुकूमत क्या कर सकती है। और अगर अब लोग नहीं कर रहे, हमारा यही है कि जाहिर है हम जानते हैं हम जिस मुल्क में रहते हैं हम फुल लॉकडाउन नहीं कर सकते, तो जिस तरह हमने पहले इसको कंट्रोल किया इंशाल्लाह करेंगे। रही बात की जो ये वैक्सीन की बात कर रहे थे, फिर अपने मुल्क को जलील कर रहे थे कि जी वो मांगे तांगे की, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे पास आप देखें जाके कि जिस तरह से कितने तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से लोगों को वैक्सीन लग रही है कि हर रोज आप देखें लोगों ने लगाया होता है, जी हम लगाने गए और बड़ी अच्छे तरीके से वैक्सीन आपने खरीदी है वो जो लगा रहे हैं। मैं तो ये सवाल था, हर चीज को अगर बुरा ही कहना है अपने मुल्क को, बुरा नहीं, आप उसका जवाब दे दें। अभी तक 0.2% लोगों को पूरे पाकिस्तान में लगी है, कहीं तो खरीद के लगाएंगे तो बता दें। बिल्कुल गलत। उन्होंने अब ये स्पुतनिक जो है उसकी इसीलिए दी है कि वो लोग जो साहिब हैसियत है वो आपने तो लोगों को मुल्क जो मल्टीनेशनल कंपनी उनके रहमो करम पर छोड़ दिया है कि बाजार से खरीद कर लगाएं। पूरी दुनिया में किसी ने ये नहीं कहा कि आप बाजार से खरीद कर लगाएं, और उसकी कीमत भी आपने इतनी मुकर्रर की है कि वो लोगों की पहुंच से बाहर है। वहीद आलम साहब, सवाल ये है कि अगर मार्केट में इस तरह से अगर रिजवाना साहिबा, फिर एक आप दोनों से मैं ये सवाल पूछना चाहूंगी, अगर हम कोविड-19 की वैक्सीन को अगर मार्केट में दस्तयाब कर देते हैं तो आप दोनों को ये नहीं लगता कि बाकी वो तमाम ग्रुप भी एक्टिव हो जाएंगे जो लोगों को किसी तरह से लूट सकते हैं जैली अद्वियात बनाकर? प्राइवेट सेक्टर की तरफ से बहुत प्रेशर था और लोग भी चाह रहे थे कि भाई अगर प्राइवेटली तौर पे हो तो देखिए, मैं अगर अपने 4 घर के अफराद के साथ प्राइवेट वैक्सीन लगाती हूँ तो वो 4 जो वैक्सीन हैं जो लोगों को लगनी थी, तो एक तरह से मैं वॉलंटियर कर रही हूँ उस गरीब आदमी के लिए कि उसको वो वैक्सीन जल्द लग जाए, उसके बारी देर से ना आए। और जो साहिब हैसियत लोग हैं अगर वो लगवा सकते हैं तो वो जरूर लगाएं। लेकिन रिजवाना साहिबा, उस माफिया का क्या किया जाएगा कि जो माफिया फुल तौर पे मार्केट में, ये वो लोग हैं कि जिन्होंने कोरोना की अभी वैक्सीन नहीं भी दरियाफ्त हुई थी तो मार्केट के अंदर कोरोना की वैक्सीन लोगों को प्रोवाइड करना शुरू कर दी थी, उन लोगों की रोकथाम कैसे होगी? ये खास हॉस्पिटल्स हैं जिनको ये ऑथराइज किया गया है कि जो वो वैक्सीन के लिए, और वहाँ भी प्रॉपर उसकी वेबसाइट पे जाके आपको अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। और ये करने का मकसद ही यही है कि एज सुन एज पॉसिबल लोगों को लगे। और आप जानती हैं कि हम एक गरीब मुल्क हैं, तो अगर अगर हम जो साहिब हैसियत लोग हैं वो लगा सकते हैं तो हम वॉलंटियर कर रहे हैं अपने लोगों के लिए कि ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा लग जाए। इसमें कोई, मुझे नहीं समझ आती कि कोई बुरी गलत बात है, क्योंकि ये प्रेशर इसी सेक्टर से लोगों की तरफ से ही आया था कि आप प्राइवेट के लिए भी इजाजत दें। लेकिन रिजवाना साहिबा, इससे पहले कि मैं वहीद आलम साहब से सवाल पूछूं, मुझे सिर्फ इतना बता दें कि आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना की रेशो में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। क्या प्रॉपर लॉकडाउन हो जाएगा लाहौर में या दीगर पाकिस्तान के बाकी शहरों में, या फिर स्मार्ट लॉकडाउन के तहत ही चला जाएगा? अब तक आपको पता है कि जो हमारी पॉलिसी रही है हमेशा हमारा यही रहा है कि हम ये नहीं अफोर्ड कर सकते कि हम प्रॉपर लॉकडाउन में जाएं, बिकॉज जिस तरह का हमारा रहन सहन है कि एक कमरे में हमारे 6-6, 5-5 अफराद रह रहे होते हैं, ये गरीब मुल्क है, तो उसमें हमारी कोशिश यही है कि स्मार्ट लॉकडाउन पर ही हम चलेंगे। और मैं नहीं कह सकती कि आगे आने वाला वक्त, अल्लाह ना करे, अल्लाह के से यही दुआ है कि हालात में बेहतरी आए। आमीन, तो अब हमें नहीं पता, बिकॉज ईद का भी हमें खतरा है, क्योंकि देखें जहाँ भी होता है तो चाहे शादी हॉल वाले हों चाहे कुछ हो, लोगों के कॉपरेशन की भी जरूरत है कि वो इस चीज को समझे। अब अगर हमारी आवाम भी इस चीज को समझे कि देखें, अगर हम, जरूरी नहीं है कि हर ईद के ऊपर हमें शॉपिंग करनी है, हमें समझना चाहिए कि हमारे दाएं बाएं लोग मर रहे हैं, लोगों के घरों के क्या हालात है, तो कम से कम एज ए अवाम हमारा दिल और हमें इतनी समझ और इतनी हमारे अंदर
होनी चाहिए, एहसास होना चाहिए कि हम कहें कि हम ईद की शॉपिंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है रोजाना साहिबा। वहीद आलम साहब, इस बात को हम कैसे यकीन दहानी बनाएंगे कि एक आम आदमी जो है वो SOPs को फॉलो करेगा, जबकि एक आम आदमी जो है जब अपने घर से रोजी कमाने के लिए बाहर निकलता है तो फिर उसका मेन कंसर्न उसके बच्चों के लिए खाना होता है, SOPs नहीं होते। देखिए बात यह है कि SOPs पर तो मैं कहता हूँ कि हर आदमी को अमल करना चाहिए। ये सब बारी बातों को अपने पास रखते हुए भी कि उसे अपने बच्चों के लिए कमाना है, सब कुछ करना है, क्योंकि ज़िंदगी है तो जान है तो जहान है, सब कुछ उसके लिए है। उसे हर हाल में अपने जैसे भी रिजर्वेशन हो जो भी हो उसको इसका ख्याल रखना चाहिए और इस पर अमल दरामद करना चाहिए और लोगों को तलकीन भी करनी चाहिए, अपने आम लोगों को भी, बहन भाइयों को भी, अपने बच्चों को भी। और उलमा के किरदार को क्या समझते हैं कि वो इस सूरत हाल में उलमा का किरदार कैसा होना चाहिए कि लोग इस वक्त मसाजिद की तरफ भी रुख करेंगे, नमाज तरावी भी अदा की जाएगी, नफली इबादत के लिए भी रुख किया जाता है, तो क्या रोकथाम होनी चाहिए? जबकि सऊदी अरब में जो शहजादा सलमान है उन्होंने हुक्म दे दिया हुआ है कि निफ्स तरावी जो है वो पढ़ाई जाएगी और वो भी बहुत कम लोग जो है वो हरमैन शरीफैन की तरफ जाएंगे। यकीनन ये देखें, ये उलमा कराम का काम है कि इस बात को आगे लेकर चलना, और मैं ये समझता हूँ कि वो अपना जो काम है अपना वो उसको पूरा करेंगे और वो जो उसके लिए जो हदायत हैं वो यकीनन नमाजियों को वो देंगे कि भी किस तरह इस चीज़ से बचा जा सकता है। रोजाना साहिबा, आप क्या समझती हैं कि इस वक्त जो उलमा हजरात हैं उन्हें किन किन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है और गवर्नमेंट की तरफ से क्या इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं और कितना कोऑपरेट आप देखती हैं कि आपके साथ किया जा रहा है दीनी सेक्टर की तरफ से? देखिए उसके लिए तो फिर वही बात जैसे वही सब ने की कि ये तो उलमा का ही काम है, क्योंकि इसमें हुकूमत भी उन्हीं को देखती है कि वो जो भी बात करें कि जिस तरह से है कि लोगों में अगर कहते हैं वो, अब सऊदी अरब में तो आपको पता है पिछली दफा भी ऐलान हो गया था और सारा कुछ बंद कर दिया गया था, लेकिन यहाँ पे ये है कि हमें देखना पड़ता है क्योंकि जब मजहब की बात आती है तो उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, तो जो भी हमारे उलमा कहेंगे मेरा ख्याल है हुकूमत उसको सपोर्ट करेगी और लोगों को भी चाहिए कि वो ये करें। और एक चीज मैं और एंटर करना चाहूंगी कि देखें ऐसा नहीं है कि लोग SOPs फॉलो नहीं कर रहे हैं। मैं भी बाहर निकलती हूँ, एक फकीरनी भी मांगने आती है ना तो उससे मास्क लगाया होता है, कुछ लोग नहीं कर रहे, लेकिन अब मैं देखती हूँ कि मेजॉरिटी जो है वो मास्क कम से कम लगा होता है, वो जा रहे होते हैं, बाकी चीजों की सेंस ना करें, लेकिन मेरा ख्याल है हमें अपने लोगों को इतना भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, लोग कर रहे हैं। लेकिन रिजवाना साहिबा, हर बंदे की कोशिश होती है कि वो बिलखुसूस रमजान मुबारक में मसाजिद का रुख करते हैं, लोग जाते हैं, ये एक जोशो खरोश पाया जाता है, तो इस हवाले से आप क्या समझती हैं कि क्या इबादत घर से हो सकती है? इसमें उलमा हज़रात का क्या किरदार होना चाहिए? वो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी ये हुआ था कि जब वो बारिश के क्या तूफान था तो तब ये हुआ था कि भाई मस्जिद से ऐलान होता था, वबा थी ये मुझे याद नहीं है कि तब भी नमाज की अजान के दौरान कहा जाता था कि घर में नमाज पढ़ो। तो ये है कि नबी करीम, ये हदीस भी है कि जी अगर वबा हो तो अपनी जगह ना छोड़ो और एक शहर से दूसरे शहर का रुख ना किया जाए, शहर से ना रुख करो और अगर जहाँ पे हो वहीं पे रुक जाओ। उसके अलावा एक दौर में ऐसी कोई सिचुएशन आई थी कि जब अजान के साथ ही एक जुमला, एक अरबी का वर्ड ऐड कर दिया जाता था कि अजान होती थी लेकिन इंस्ट्रक्शंस होती थी कि घर में नमाज पढ़ो। तो अल्लाह ने ऐसी कोई सरगन नहीं लगाई, अल्लाह ने तो हर जगह रिलीफ दिया इंसान को कि इबादत करो। अगर ऐसा है तो मेरा ख्याल है लोगों को इस चीज को समझना चाहिए कि जब अल्लाह ताला की तरफ से ये रिलीफ है तो अगर इस बात को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक, बहुत शुक्रिया रिजवाना साहिबा आपका वक्त का, आपने हमें वक्त दिया। वहीद आलम साहब, लास्ट में आपसे पूछना चाहूंगी, प्रोग्राम की क्लोजिंग की तरफ बढ़ना है, आप क्या समझते हैं कि इस माह सयाम के ऊपर हुकूमत की तरफ से क्या इकदाम होने चाहिए और बिलखुसूस इनफरादी तौर के ऊपर हम लोगों की क्या जिम्मेदारी बनती है? देखिए जहाँ हुकूमत की जिम्मेदारी है वो ज़ाहिर है अपनी तो कोशिश करती है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आम लोगों की खुद भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस बात को समझें कि ये एक वबा है, उससे बचना है और उसके बचने का ये भी फ़ायदा है उसको कि आप जब खुदा न खास्ता बीमार हो जाते हैं तो आपके जो तबई अखराजात हैं वो भी बढ़ जाते हैं और घर में परेशानी अलहदा होती है। इन चीज़ों से बचने के लिए हर आदमी को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो इससे जो SOPs
और जो डॉक्टर साहिबान बताते हैं उस पर अमल दरामद जो है किया जाए और इसको जरूरी बनाया जाए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त यहीं पर खत्म हुआ चलता है, लेकिन जाने से पहले ये बात जरूर कहूंगी कि जरूरत इस बात की है कि हम सब ने मिलकर SOPs को फॉलो करना है और कोरोना जैसी वबा को शिकस्त देनी है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी मेज़न फाइजा बुखारी को इजाजत दीजिए। अल्लाह नेकेबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।